अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स नामदू वनुसल्ली वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही क्रूशल, बहुत वाइटल है। आप सब जानते हैं लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा चैप्टर नंबर 9 के हवाले से था। तो आज चैप्टर नंबर 10 लाइट के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स को एंटी में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं लाइट में ही आती हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन से। द नियर पॉइंट विच इज ऑल्सो नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ हेल्दी आई मस्ट बी। इसका मतलब पहला सवाल जो हमारा ये है वो ये कि नियर पॉइंट, या जिसको नियर हम जानते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, हेल्दी आई के लिए कितना होता है, तो आप फॉरन से पहले पॉकेट कर लेंगे। हमारी बुक में लिखा हुआ है ये फिंगर टिप्स पे होता है, बिल्कुल सही है। डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टर्निंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट से ही इंशाल्लाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द विद एज का मतलब ये कि उम्र के ढलने के साथ साथ, इट मीन्स दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है तो नियर पॉइंट के साथ क्या होता होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे समझते हैं नियर पॉइंट शायद हमारी आंखें वीक हो जाएंगी और हम और ज्यादा करीब देखेंगे, ज्यादा दूर नहीं देख सकते, तो बच्चे फौरन से पहले बीटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, विच इज द रॉन्ग वन। याद रखिएगा जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती चली जाती है तो हमारा आई बॉल रिजिड से रिजिड होता चला जाता है, हार्ड होता चला जाता है। इस हार्डनेस की वजह से यानी विद एज द आई बॉल बिकम्स हार्ड। तो याद रखिएगा जितना हार्ड होता चला जाएगा डी उतना ज्यादा होगा। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अगर कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा दूर उसको लेके जाते हैं, फिर उन्हें सही क्लियर नजर आता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बहुत दूर दूर तक सही देख सकते हैं। मुराद ये है कि उनके लिए जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है इट बिकम्स ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास इसका जवाब जो होगा वो दैट इज अल्फा। अल्फा इंक्रीज कर जाएगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन, ये सारे के सारे एंटीडेस के वाले से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। देखिएगा द 4 पॉइंट ऑफ ह्यूमन इज, यानी 4 पॉइंट कहते हैं कि बताइए इंसान ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक क्लियरली डिस्टिंक्टली देख सकता। तो बड़े मजे की बात ही है कि यहां पर हमें 25 सेंटीमीटर नजर आ रहा है, बीटा में 25 किलोमीटर नजर आ रहा है, 50 किलोमीटर नजर आ रहा है, और डेल्टा में हमें इन्फिनिटी नजर आ रहा है। तो बेटा याद रखिएगा इंसानी आंख को रब्बे कायनात ने ये ताकत दे रखी है कि वो लामहदूद हद तक साफ साफ देख सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, ह्यूमन आई कैन हैज द एबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट्स इवन एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब आपके दिल में ये बात जरूर आएगी कि ये कैसे मुमकिन है। तो आइए देखते हैं। इफ वी हैव 4 पॉइंट इन्फिनिटी, तो आपके दिल में यकीनन ये ख्याल आता होगा देन व्हाई वी डू नॉट सी प्लैनेट्स एटसेट्रा। हमारे हमें प्लैनेट्स नजर क्यों नहीं आते, दूर दूर वाली चीजें नजर क्यों नहीं आती। तो एक्सप्लेनेशन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहीं पर इसी जगह मैं आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का राज सिखाने जा रहा हूं। तो सुनिएगा, वी कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट्स को तभी देख सकते हैं इफ लाइट फर्स्ट स्ट्राइक ऑब्जेक्ट्स, लाइट ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करे। ये मैं चैप्टर नंबर 9 में भी आपको सिखा चुका हूं। देन कम्स टू अस, और फिर उससे टकराने के बाद उससे वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आए और एंटर इन आवर आई, हमारी आंख में दाखिल हो, एंड मेक्स एन इमेज ऑन आवर रेटिना। हमारी रेटिना पर कहा जाए इमेज वो रेज बनाती हैं, तो हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। लेकिन बड़े मजे की बात यह कि जो कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, मैं चैप्टर नंबर 9 में आपको सिखा चुका हूं, इंफिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होगा उससे जो रेज हमारे पास आएंगी वो बहुत बड़े डिस्टेंस से आएंगी, तो वो रेज आपस में पैरेलल हो चुकी होंगी, ये नहीं कहा जाए प्लेन वेव फ्रंट। तो इस तरह से हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट्स और ये पैरेलल रेज आएंगी। अब देखिएगा हमारी आंख का लेंस जो है वो इतना बड़ा तो नहीं है, इसका मतलब वो हार्डली 2 या 3 रेज को कैप्चर करेगा और हार्डली अ फ्यू रेज एंटर इन आवर आई मेकिंग अ वेरी फेंट इमेज। तो याद रखिएगा इमेज बनेगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। हम हर वक्त अगर हम बाहर जाके देखें, दूर तक देखें, तो हमारी आंख के रेटिना पर बहुत दूर दूर वाले ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस बन रहे होते हैं, मगर होता ही है वो इमेजेस चूंकि बहुत कम रेज वहां पे एंटर होती हैं,
तो रेटिना पर जो इमेज बनता है वो बहुत फेंट होता है, इट कैन नॉट क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन। तो एक बहुत खूबसूरत पॉइंट ये है, यही वो राज था जिसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमने क्या किया था। आपको याद होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव जो था उसका डायमीटर बहुत बड़ा कर दिया था। क्यों? ताकि जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है उससे जब रेज हम तक आए तो ज्यादा से ज्यादा रेज इसके बड़े डायमीटर की वजह से इसमें से पास करेंगी, और ये सारी की सारी रेज जब एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाएंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो हमारे पास इस पॉइंट पर इन तमाम रेस का मिलकर जो एक ही वक्त में इमेज बनेगा वो फेंट पर फेंट, फेंट पर फेंट, और फिर जो लास्ट इमेज बनेगा सारे फेंट इमेज मिला लिए जाए तो एक बड़ा शार्प इमेज बनता है। यही राज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। स्टूडेंट नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक which is a very important topic, magnifying power and the resolving power of optical instruments। magnifying power आप सब जानते हैं, magnifying power से क्या मुराद है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। magnifying power से मुराद ये है कि आप हमारे पास कहा जाए तो इमेज जो हमारे पास होता है उसकी हाइट को अगर हम डिवाइड करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर हाइट ऑफ इमेज, तो इस रेशियो से हम ये देख सकते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने हमें जो इमेज दिखाया, याद रखिएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको कभी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाता, वो आपको इमेज दिखाता है। और वो क्या करता, हो सकता है उसको ऑब्जेक्ट को 2 टाइम्स बड़ा करके दिखाए या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। इसका मतलब इस रेशियो से हम आसानी से ये मालूम कर सकते हैं कि उसने उसको कितना मैग्नीफाई किया, इसीलिए इसको मैग्निफिकेशन पावर का नाम भी दिया जाता है, मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। अब इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इस डायग्राम में बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब ये कहाँ रखा हुआ है, गौर से देखिएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस से कुछ फासले पर प्रिंसिपल फोकस और डबल ऑफ प्रिंसिपल फोकस के दरमियान रखा हुआ है। इसका मतलब P इस वक्त जो होगा दैट इज लेस देन 2f होगा। तो जब भी लेस देन 2f होगा, याद रखिएगा हमारे पास क्या होगा, ये दो कैरेक्टरिस्टिक रेज होती हैं, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होती है, ये वाली रे, ये जाएगी कॉन्वेक्स लेंस से, जब जाके रिफ्रैक्ट होगी बेंड होके लाजमी दूसरी तरफ ये गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस में से स्ट्रेट गुजर जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे गुजरेगी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक रे वो अनडेविएटेड होगी, ये जाके दोनों मीट करेंगी। तो आप देखिए हमारे पास जहां पे दोनों रेज मिलती हैं, एक हमारे पास इमेज बनता है, हाइट ऑफ इमेज याद रखिएगा इस फेज में ग्रेटर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन हमें हासिल होगी। इसको बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह हम देखेंगे। इमेज का डिस्टेंस लेंस से Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑब्जेक्ट का हम लोग जानते हैं P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके डिफरेंट फॉर्मूलाज बन सकते हैं। हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से भी गौर से देखिएगा, ऊपर इमेज रिलेटेड चीज है और नीचे ऑब्जेक्ट रिलेटेड है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ऊपर Q लिख लें, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, और डिवाइड कर दे P से द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। या फिर स्टूडेंट इसकी एक और डेफिनेशन भी है, बीटा ओवर अल्फा। ये दोनों चीजें मैंने रिलेशन तो अभी मैंने आपसे शेयर किया, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, आप P ओवर Q की अगर रेशियो लें तब भी आपके पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी। इसके अलावा मैग्निफिकेशन को मालूम करने का एक और तरीका भी है। अभी तक हम लोगों ने लीनियर क्वांटिटीज की रेशियो ली है, हम एंगुलर क्वांटिटीज की रेशियो भी ले सकते हैं। मुराद ये है, हमारी बुक में डेफिनेशन दी हुई है, उसको आप डिटेल से देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम लोग उसको सिर्फ फोकस करेंगे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कि एंगल मेड बाय इमेज एट एडेड आई। अब एडेड आई किसको कहते हैं, याद रखिएगा आंख के सामने अगर मैं कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखूंगा तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको क्या दिखाएगा, वो आपको क्या दिखाएगा, वो आपको हमेशा इमेज दिखाएगा। इसका मतलब तब इमेज जो होगा, इमेज जो भी इमेज होगा वो आपकी आंख पर एंगल बना रहा होगा, तो दैट इज नोन एज बीटा। और अगर मैं उसको हम बीटा कहते हैं, और अगर हमारी आंख डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को देखे तो फिर हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो नेकेड आई के साथ एंगल बनाएगा हम उसको अल्फा कहते हैं। हम यहाँ पे इन दोनों की रेशियो लें जो कि यहाँ पे दी हुई है, तो इस रिलेशन से भी हम मैग्निफिकेशन को निकाल सकते हैं। तो ये सारे के सारे रिलेशन आपस में इक्वेट हो गए। स्टूडेंट मैग्निफिकेशन का क्या यूनिट होगा, साफ सी बात है, इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, सो इट कैन नॉट हैव द यूनिट, इट इज यूनिटलेस। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर
से मुराद कि आपने अक्सर देखा होगा कि बाज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, लेकिन जब वो मैग्नीफाई कर रहे होते हैं तो एक वक्त आता है पिक्सल्स फट जाते हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट की माइनर डिटेल्स खो देते हैं, उन्हें हासिल नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, किसी ऑप्टिकल की रिजॉल्विंग पावर से मुराद क्या है? द एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट to reveal the minor details of the object under the observation. It is known as resolving power. अब resolving power का एक रिलेशन हमारे पास 1/अल्फा मिनिमम भी है, जबकि अल्फा मिनिमम क्या चीज है? अल्फा मिनिमम ये कि अगर दो पॉइंट्स कहीं लगे हों, दे वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो इनके दरमियान जो हमारी आई पर जो रेज जाएंगी एंड दे मेक सम एंगल ओवर देयर, दैट इज नोन एज अल्फा मिनिमम। के दो पॉइंट्स जो कि बड़े करीब हों लेकिन वो उनके दरमियान आप डिस्टिंक्शन कर सकेंगे, वो दो पॉइंट्स हैं, हालांकि दे वेरी क्लोज, ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट लग रहा है, उसका अल्फा मिनिमम कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा। वो जो लाइट जो आप यूज करते हैं, आप लाइट के बगैर तो चीज को नहीं देख सकते, तो लाइट को यूज करेंगे, और डायमीटर ऑफ द लेंस, जो भी लेंस आप यूज करेंगे। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, हम यहीं से अगर चूंकि अल्फा मिनिमम और रिजॉल्विंग पावर इनवर्स है, तो रिजॉल्विंग पावर को अगर मैं यहां से मालूम करूं तो इसका इन्वर्स लेता हूं d/1.22 लैम्डा। तो ये जो तीन फॉर्मूलाज मैंने आपके सामने लिखे हैं, याद रखिएगा, ये रिलेशंस हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की रिजॉल्विंग पावर के ले रहे होते हैं, जहां पे लेंस बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं, यानी वो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें हमने लेंस का इस्तेमाल किया होगा, तो लेंस का ही डायमीटर होता, इसलिए हम इसको चीज को याद रखेंगे। यहां से हम छोटे छोटे से रिलेशंस, यहां से हम कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। रिजॉल्विंग पावर का डायमीटर ऑफ द लेंस के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन बनता, तो जितना डायमीटर बढ़ा देंगे, बड़ा कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल डायमीटर को डबल कर दूं, तो रिजॉल्विंग पावर भी डबल हो जाएगी। रिजॉल्विंग पावर का वेवलेंथ के साथ क्या ताल्लुक है? इनवर्स है। इसका मतलब क्या है कि रिजॉल्विंग पावर, देखें आप सबको मैं पहले भी सिखा चुका हूं कि अगर मैं लिखूं विजिबल रीजन को रोए गी बीवी के हवाले से, तो आप सब जानते हैं कि अगर मैं इस तरफ जाऊं तो वेवलेंथ डिक्रीज करती है। तो किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? रेड की। रेड के लिए वेवलेंथ अगर मैक्सिमम है, अगर इसके लिए वेवलेंथ मैक्सिमम है मेरे पास, तो इसका मतलब ये इसके लिए रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? इनवर्स है, इनवर्स। रिजॉल्विंग पावर मिनिमम हो जाएगी। तो रेड कलर के लिए रिजॉल्विंग पावर मिनिमम, तो किसके लिए सबसे ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा वायलेट की होती है, लेकिन आप सब जानते हैं ज्यादातर जो कंपटीशन डेवलप होता वो रेड और ब्लू का चल रहा होता, बिकॉज आर आई इज मोर सेंसिटिव टू दीज टू कलर्स एज कंपेयर टू द वायलेट वन, तो आर मैक्सिमम फॉर द ब्लू। लेकिन अगर ऑप्शंस में वायलेट हो तो ऑब्वियसली आप वायलेट को ही सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट, इसके अलावा रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूला लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा एन, बस आपने ये बात याद रखनी है कि ये दोनों के दोनों रिलेशन उन कंपोनेंट्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के वाले से जिसमें हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को एज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज कर रहे होते हैं। वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट, ये कैसे मुमकिन है कि हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें और हम बुनियादी तौर पे कॉन्वेक्स लेंस को डिस्कस ना करें? तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस है वो जो हमारे पास इमेजेस डेवलप कर रहा होता, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो आइए देखते हैं ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज। इंशाअल्लाह मैं अभी आपसे एक एक पॉइंट हम लोग रिवाइज करेंगे, लेकिन मैं चाह ये रहा हूं कि हम एक काम करते हैं, हम एक एक प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली पहले स्टडी करते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले सपोज करें अगर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बियॉन्ड 2f, यानी 2f से बियॉन्ड आपने अवे उसको प्लेस किया, तो p क्या होगा? p ग्रेटर देन 2f होगा। हम सब जानते हैं ये जो डिस्टेंस होता है इसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास बन रहा है इट इज ग्रेटर देन 2f है। तो याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट 2f से परे है, 2f से अवे है, तो फिर ये कॉन्वेक्स लेंस किसके तौर पे बिहेव करेगा? ये कैसा इमेज बनाएगा? क्या इमेज बड़ा होगा, छोटा होगा, कहां बनेगा, क्या रियल होगा? इस के हवाले से आज बात करने जा रहे हैं। तो यहां से आपको मैंने दिखाया था कि दो कैरेक्टरिस्टिक रेज हम ड्रॉ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को लोकेट करने के लिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, वो कॉन्वेक्स लेंस से स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल फोकस से गुजरी है। दूसरी रे जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक रे नंबर 2 कहते हैं, ये
ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, अनडेविएटेड होगी, प्रॉपर्टी होती है कॉन्वेक्स लेंस की, अनडेविएटेड गुजरेगी और जाके जहां पे ये रेज दोनों मिलेंगी। अब जरा गौर से देखिएगा इमेज कहां बना बच्चों, इमेज हमारा बना है f और 2f के दरमियान। इसका मतलब हमारे पास q जो होगा वो 2f से छोटा होगा। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है q ओवर p, और यहां पर q छोटा नजर आ रहा है p से। इसका मतलब इस फ्रैक्शन का जवाब लेस देन 1 होगा। तो पता ये चला कि हाइट ऑफ जो इमेज है दैट इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हम यहां पे आइए देखते हैं कि हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला q ओवर p हो गया, q p से छोटा आ गया। इसका मतलब ये फ्रैक्शन जो होगी लेस देन 1 होगी, तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी। तो हम कह सकते हैं दैट कॉन्वेक्स लेंस इज एक्टिंग एज अ डी मैग्नीफायर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा मैग्निफिकेशन करे ये जरूरी नहीं होता, वो एज अ डी मैग्नीफायर भी वर्क कर सकता है। तो इसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, वापस स्लाइड पर आते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर P ग्रेटर देन 2f होगा, यानी बिटवीन, अगर फॉर एग्जांपल वो ग्रेटर देन 2f है, तो फिर हमारे पास इमेज कहां बनेगा। इमेज अब अभी आपने देखा था कि इमेज कहां बना था, f और 2f के दरमियान। तो इमेज जो आपके पास बनेगा, हम देखते हैं इमेज कैसा बना था। ये जो इमेज हमारे पास बना था, दिस इमेजेस ये इन्वर्टेड है, बिल्कुल सही है, ये इन्वर्टेड है। दिस इज रियल कब होगा, जब ये लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, यानी इस साइड पर तो ऑब्जेक्ट है, तो अगर दूसरी साइड पे बनेगा तो रियल होगा। तो ये रियल है, इन्वर्टेड है, और डिमिनिश्ड का मतलब ये है कि डी मैग्नीफाइड है। तो वापस चलते हैं, तो इसका मतलब ये इमेज की प्रॉपर्टीज हम साथ देखते जाते हैं। रियल होगा, बिल्कुल सही है, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। और मैग्निफिकेशन के लिए आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लें, याद रखिएगा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी। हम कह सकते हैं दैट कॉन्वेक्स लेंस वाज एक्टिंग एज अ डी मैग्नीफायर। ये मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया। ये जो मैंने टेबल आपके लिए ड्रॉ किया है, इस टेबल के बाद नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने आपके लिए एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल से डिस्कस किया है। अब हम फाइनली आकर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए हम पहले सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड आता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अब ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ लेके जाएं, तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो 2f आएगा। इसका मतलब अगर आप एग्जैक्टली प्लेस करें 2f पर, तो p आपके पास क्या आ गया, 2f के बराबर। तो फिर याद रखिएगा, अगर आप रेज ड्रॉ करेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक रेज, तो ये जाके ऐसे मीट करेंगी कि आपके पास जो इमेज बनेगा वो भी 2f पे बनेगा। इसका मतलब q भी 2f होगा, p भी 2f होगा, इमेज क्या होगा, इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। मगर चूंकि p और q आपस में बराबर है, q और p और q आपस में बराबर है, तो जब मैं इनकी रेशियो लूंगा, जवाब मेरे पास क्या आएगा, जवाब मेरे पास आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं। इसका मतलब याद रखिएगा, इस वक्त क्या उसने मैग्नीफाई किया, नो। क्या उसने डीमैग्नीफाई किया, नो। इसका मतलब वी कैन से दैट हियर लेंस नीदर बिहेव्स लाइक अ मैग्नीफायर नॉर इट बिहेव्स लाइक अ डीमैग्नीफायर। सो स्टूडेंट द रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इमेज होगा एंड ऑफ द सेम साइज होगा। सो वापस चलते हैं, हम वहां पे देखते हैं। तो अगर p एग्जैक्टली 2f के बराबर होगा, प्लेस एट 2f, तो इमेज भी 2f पर ही बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। यहां पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखा देता हूं कि अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिस्टेंस, क्या व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। मैं ऑब्जेक्ट और रियल इमेज की बात करूं तो याद रखिएगा, या आपने कभी नहीं भूलना कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को 2f पर प्लेस करेंगे, तो इसका जो इमेज बनेगा वो 2f पे बनेगा, इमेज भी 2f पर ही बनेगा। इस वक्त ऑब्जेक्ट और इमेज जो होंगे, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर है, 2f प्लस 2f यानी 4f होगा। तो स्टूडेंट आपने याद रखना, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। सो ये आपने चीज याद रखनी है, इमेज विल बी ऑल्सो एट 2f, q इज इक्वल 2f होगा, q p के बराबर हो गया, रियल होगा, इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब ना वो मैग्नीफायर हुआ ना वो डी मैग्नीफायर हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ऑब्जेक्ट को हम 2f से आगे जाएंगे तो साफ सी बात है पॉइंट आएगा f और 2f के दरमियान, यानी f और 2f के दरमियान। तो ये वो ऑलरेडी मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f एंड 2f, तो रेज ऐसे जाके मीट करती हैं कि हमारे पास जो इमेज बनता है वो उसकी हाइट जो होती है वो ग्रेटर देन होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा।
सो स्टूडेंट्स, तो पता ही चला कि हमारे पास यहां पर P जो होगा 2f से स्मॉलर है, तो Q 2f से बड़ा हो गया, तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन होगी दैट इज ग्रेटर देन 1। वी कैन से दैट कॉन्वेक्स लेंस इज एक्टिंग एज अ मैग्नीफायर। याद रखिएगा यहां पे आप उसको मैग्नीफायर कह सकते हैं, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम अभी नहीं हमने लेना। चौथी प्रॉपर्टी, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द प्रिंसिपल फोकस, अगर एग्जैक्टली प्रिंसिपल फोकस पे मैं उसको प्लेस करूंगा तो फिर क्या होगा, अगर एग्जैक्टली प्रिंसिपल फोकस पे प्लेस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, ये कैरेक्टरिस्टिक रे यहां से गई, ये दूसरी तरफ प्रिंसिपल फोकस में से गुजरी, हमारी आई में एंटर हुई, ये रे यहां जाएगी, तो ये दोनों रेज आपस में मीट नहीं करी। आर आई विल डू व्हाट, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। और आप सब जानते हैं पैरेलल रेस कहां जाके मिलती हैं, दे मीट एट इंफिनिटी। इसका मतलब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेयर रेज entering in the eyes seems to be coming from the infinity, so the final image will be formed at infinity। तो आप सबने याद रखना है कि अगर कभी भी हम ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर दें, एग्जैक्टली प्रिंसिपल फोकस पर, तो हमारे पास फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। और बच्चों मैं बता देता हूं उसकी मैग्निफिकेशन के लिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला D/F, D आप सब जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब अगर सपोज करें फोकल लेंथ आपके पास 5 है, तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 5 जवाब आ जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूला जुबानी याद रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल फोकस पर प्लेस किया तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, इंफिनिटी पे इमेज बनेगा। कॉमन सेंस की बात है, हम उसको वर्चुअल कहेंगे। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स लिए जाते हैं, बहरहाल मैं यहाँ पे तायद करूंगा वर्चुअल हम इसको कंसिडर कर रहे होते हैं, हम इसको विजुअल लेंगे, इंफिनिटी में बनेगा। और इसके मैग्निफिकेशन के लिए आपने सोचना नहीं है, आपने हमेशा याद रखना है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला D/F होगा। ये शॉर्टकट फॉर्मूला जो है, इसकी डेरिवेशन ऑब्वियसली हम यहाँ पे नहीं करे, आपके आसानी के लिए हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। स्टूडेंट अब वापस जाके हम टेबल में जाके इन दोनों पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। अभी हमने देखा कि अगर हम F और 2F के दरमियान रखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो इमेज बनेगा वो 2F से बियॉन्ड बनेगा, QP से बड़ा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड होगा और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एग्जैक्टली प्रिंसिपल फोकस पे प्लेस करूंगा, यानी PF के एग्जैक्टली बराबर होगा, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। हम इसे वर्चुअल कहेंगे, अपराइट कहेंगे, और ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगा, मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर होगी। बट हेयर वी यूज रिलेशन, कौन सा रिलेशन, अभी मैंने बताया, बिल्कुल सही है, M इज इक्वल टू D/F। स्टूडेंट अब हम अपनी लास्ट के कैरेक्टरिस्टिक को देखने जा रहे हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और इसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ हम इसका टॉपिक जो है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसका शॉर्ट नेम हर जगह पे यूनिवर्सल लिया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कर लेंगे। आइए देखते हैं फिफ्थ के व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। देखिए अब आप कहां जा रहे हैं, अब आप अगर इससे आगे चले जाते हैं तो साफ सी बात है यही फासला रह जाता है, यानी आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया विद इन दी फोकल लेंथ। मैंने क्या बोला, विद इन दी फोकल लेंथ, इसका मतलब P जो होगा वो लेस देन F होगा। जब भी ऐसा होगा, अगर मैं यहां से रेज ड्रॉ करता हूं वो रेज, देन दीज रेज डज नॉट सीम टू बी मीटिंग ओवर हियर, लेकिन ये आपस में पैरेलल भी नहीं है। तो अगर इनको बैकवर्ड एक्सटेंड किया जाए, दे मीट ओवर हियर, दे मेक एन इमेज ओवर हियर। ये इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और आप सब जानते हैं इसे कॉन्वेक्स, हमारे पास एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट कॉन्वेक्स लेंस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं। तो एक राज याद रखेगा कि जब भी किसी को दुनिया का कोई भी कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास बन सकता अगर आप ऑब्जेक्ट को विद इन दी फोकल लेंथ प्लेस करते हैं। इसके लिए हमारे पास रिलेशन आप सब जानते हैं, प्रूव किया हुआ हमने 1 + D/F। अब ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, जरा गौर से देखिएगा। अभी आपने मुझसे थोड़ी देर पहले पढ़ा M इज इक्वल टू D/F। ये वो फॉर्मूला था जब आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे प्लेस करते थे और इमेज कहां बनता था, बोलो कहां बनता था, जी हां, इंफिनिटी पे बनता था। तो ये उससे कम है या एक ज्यादा है, बिल्कुल सही है, एक ज्यादा। तो आइए इसी के हवाले से बहुत खूबसूरत सवाल देखते हैं। ये एंटी टेस्ट में बहुत दफा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, दिस इज द रीजन वाई स्टूडेंट हमारी कोशिश होती है हम यहाँ पर एंटी टेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पॉकेट करवाएं। A simple microscope, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, हैज मैग्निफिकेशन ऑफ 10, उसकी मैग्निफिकेशन 10 है। What will be its magnification, उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी if final image is located at infinity। अब मजे की बात ये है, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता होता है 1 + D/F होता है। इसका मतलब यहाँ पे वो कितना है, वो 10 दिया हुआ है। वो कह रहा है बताओ अगर वही कॉन्वेक्स लेंस जो सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पर या मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे एक्ट कर रहा हो और 10 मैग्निफिकेशन दे रहा हो, अगर वही
वही कॉन्वेक्स लेंस फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे दे तो मैग्निफिकेशन क्या होगी? देखिए अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है तो लाजमी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा? प्रिंसिपल फोकस पर, और तब ये फॉर्मूला यूज हुआ होगा जो कि इससे 1 बड़ा या 1 छोटा? इससे 1 छोटा। इसका मतलब ये है कि हमें ये चीज दी हुई है 10 है, अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, मेरे पास d ओवर f रह जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जवाब क्या आ गया? 9 इज द आंसर। तो स्टूडेंट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इफ इमेज इज एट इंफिनिटी, याद रखिएगा मैग्निफिकेशन d ओवर f है, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन में से एक माइनस कर दें तो आपके पास जवाब आ जाएगा। स्टूडेंट अब हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं अपने उस टेबल को, प्लेस्ड विद इन दी फोकल लेंथ। तो फिर क्या होगा? इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, याद रखिएगा इमेज बनेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, विर्चुअल होगा, अपराइट होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा। इसके लिए फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा, हम कह सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप या इसको मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम दिया जाता है। सो विद दिस हमने यहाँ पे सारी की सारे जो इंपॉर्टेंट जो बन सकते थे हमने वो देखे। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ आते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ भी नहीं है, बड़ी इंसान बड़ा तेज है। इंसान ने क्या किया? इंसान ने 2 लेंस लिए, एक को ऑब्जेक्टिव इसलिए कहा गया क्योंकि उसके सामने अपने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट को विद इन f/2f रखा। तो अब सब जानते हैं इमेज बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। मगर बना कहां? ये बना है एक और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के अंदर। इसका मतलब जो सेकंड कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हम आई पीस कहते हैं, आर आई इज समवेयर ओवर हियर, यहां से हम देख रहे हैं, तो इस लेंस के लिए ये इमेज नहीं होगा, ये उसके लिए एक ऑब्जेक्ट होगा और विद इन दी फोकल लेंथ आया। इसका मतलब ये लेंस हमारे पास, याद रखिएगा, ये क्या बन जाएगा? इट बिहेव्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास बन जाएगा। और फिर वो क्या करेगा? अभी जो हमने देखा, यहां से रेज जाएंगी, यहां पे जाएंगी, और इन रेज को जब हम एक्सटेंड करेंगे मीट ओवर हियर, तो हमारे पास फाइनल इमेज कितना बड़ा बना। तो स्टूडेंट हमने क्या किया? हमने एक ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप को एक और लेंस के साथ मिलाकर काम किया। तो यहां पे मैग्निफिकेशन क्या हुई? ऑब्जेक्ट असल छोटा था, हमने पहले उससे एक बड़ा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया जो असल में उसका प्राइमरी इमेज था, लेकिन इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है, और फिर उस बड़े ऑब्जेक्ट का उससे भी बड़ा हमने क्या लिया? इमेज लिया। तो इसका मतलब यहां पे जो मैग्निफिकेशन हुई है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है, इट इज डन बाय पार्टली बाय ऑब्जेक्टिव एंड पार्टली बाय आईपीस। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब याद रखिएगा जो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव ने की है वो तो सिंपल मैग्निफिकेशन है, तो आप उसको Q1 ओवर P1 से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। जबकि हमारे पास आईपीस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला 1 + d ओवर f, यहाँ पे f ही हो जाएगा, आप वैल्यूज प्लेस करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एंटीटेस के वाले से विजिलेंट हो जाए। जो फाइनल इमेज आपके पास बना, ये फाइनल इमेज बताइए, अगर मैं आप ये कहूं विद रिस्पेक्ट टू H1, यानी इस H1 के लिहाज से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो याद रखिएगा ये विर्चुअल है, ये अपराइट है और मैग्नीफाइड है। लेकिन अगर मैं H2 को, फाइनल इमेज को H के वाले से देखूं तो आप देखें ये इन्वर्टेड है, ये तो उल्टा उसका। इसका मतलब इन्वर्टेड हो जाएगा लेकिन विर्चुअल होगा और मैग्नीफाइड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, आप लोगों ने इसको याद रखना। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं कि हम ऑब्जेक्टिव का डायमीटर बड़ा रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रेज ऑब्जेक्टिव में एंटर हो, और जब वो एंटर हो तो फिर हमारे पास ये जब फोकस करेंगी तो दे विल मेक ऑल ऑफ देयर इमेजेस एट अ सिंगल पॉइंट, और हमारे पास वो इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट का एक बड़ा शार्प सा इमेज बन जाएगा। मजे की बात ये कि यहाँ पर हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को एडजस्ट कर रखा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि यहाँ पर ये फासला FO के बराबर है और ये जो डिस्टेंस हमारे पास FE के बराबर है। इसका मतलब द प्रिंसिपल फोकाई ऑफ बोथ आर exactly overlapping with each other. So to view 4 of objects, focal length of object is greater than focal length of eyepiece, so that enough rays must enter the telescope. M is equal to F over FE. लेंथ आपके पास क्या होगी? आप सब जानते हैं लेंथ का फॉर्मूला FO प्लस FE होता है। तो ये दो जो रिलेशन है, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, यहां से ज्यादा न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज
20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये चीज़ हमें दी हुई है, हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। 20 आपको दिया हुआ है इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट पर ये इक्वेशन होता है इफ द मैग्निफिकेशन इज फाउंड टू बी 9। अब मैग्निफिकेशन आपको दी गई 9, इसका मतलब मैग्निफिकेशन आपको ये भी दे दी गई है। तो मजे की बात, इन दोनों इक्वेशन में FO और FE इन्वॉल्व है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करके FO और FE को मालूम कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू दैट? सबसे पहले हम लोग L इज इक्वल टू FO प्लस FE में वैल्यू प्लेस करेंगे। फिर हमारे पास ये जो दूसरा रिलेशन है, हम इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे। 9 टाइम्स FE आ जाएगा FO। उस FO को हम लोग प्लेस कर सकते हैं समवेयर ओवर हियर। तो जब प्लेस किया गया, वी हैव सॉल्व्ड इट। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, इस सारा सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट, इट कम्स आउट टू बी 18 सेंटीमीटर। सो दिस इज ऑल हमारे पास जो आ गया। FE जो आया था, FE इट केम आउट टू बी 2 सेंटीमीटर, और FO जो आया, FO आपके जो हमारे पास आया, इट केम आउट टू बी 18 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 18 और 2 सेंटीमीटर, अल्फा इज द बेस्ट आंसर। स्टूडेंट्स, डिफेक्ट्स इन आई की बात कर लेते हैं। डिफेक्ट्स इन आई हमारे पास ये तो सबसे पहले हाइपरमीट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमीट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस से मुराद क्या है? वन हु कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियर। तो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियर देख सकता हो, मगर करीब वाले ऑब्जेक्ट्स को वो सही ना देख सकता हो। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास ये जो रेज आ रही होती हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम सम नियर ऑब्जेक्ट, ये करीब से आ रही होती हैं, और हमारा जो आई लेंस होता है वो लेस कन्वर्जिंग हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेटिना पर इमेज नहीं बनाता, और ये सारी की सारी रेज बियॉन्ड द रेटिना जाके मिलती हैं। ये प्रॉब्लम आ गया, इसका मतलब वो रेस को बियॉन्ड द रेटिना ले गया। इसका मतलब हमारे पास आई बॉल का जो लेंस है वो लेस कन्वर्जिंग हो गया, इसका मतलब डाइवर्जिंग हो गया। अब ये सारे पॉइंट आप बोल सकते हो। इसकी रेमेडी क्या है? सिंपल सी बात है, चूंकि इसकी कॉन्वेक्सिटी कम होगी, इसकी कॉन्वेक्सिटी को ठीक करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करेंगे, जो क्या करेगा, वही रेज जो दूर जा रही होंगी वो उन रेज को करीब लाके रेटिना पर फोकस कर देगा। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन डू द रेमेडी ऑफ दिस वन। रीजन क्या होती है? आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता, बिकम्स थिन या लेस कन्वर्जिंग, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है, बियॉन्ड द रेटिना मिल रहा था, रेज मीट बियॉन्ड द रेटिना। रेमेडी क्या होगी? यूज अ कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। नेक्स्ट हमारे पास मायोपिक और शॉर्ट साइटेडनेस की हम लोग बात कर रहे हैं। मायोपिक और शॉर्ट साइटेडनेस बेसिकली इसमें क्या चीज है? यानी एक ऐसा बंदा जो कि नियर वाले ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख रहा होता है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। आप सब जानते हैं दूर से आने वाली रेस पैरेलल होती हैं। क्या होता है? आई बॉल का लेंस ज्यादा कन्वर्जिंग हो जाता है, वो उन्हें बिफोर द रेटिना कन्वर्ज कर रहा होता है। ये प्रॉब्लम होता है, तो इसका मतलब लेंस मोर कन्वर्जिंग हो गया, उसकी कन्वेक्सिटी बढ़ गई, फोकल लेंथ डिक्रीज कर गई। तो इसको ठीक करने के लिए हमें यकीनन यहाँ पे अगर हम एक कॉन्केव लेंस प्लेस करें तो डाइवर्जिंग लेंस इन रेस को दूर ले जाएगा, और जो इमेज होगा वो रेटिना पर बन जाएगा। सो दिस इज द रेमेडी, हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। आई बॉल, रीजन इसकी क्या थी? आई बॉल इलोंगेट कर गया, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड रेटिना, लेंस बिकम मोर कन्वर्जिंग और थिक, फोकल लेंथ डिक्रीज कर गई। स्टूडेंट, इसकी रेमेडी भी हम लोगों ने देख ली है। इसके बाद लास्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? एक बंदा ना करीब वाली, बहुत करीब वाली चीज सही देख सकता है, ना बहुत दूर वाली। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसका मतलब उसमें दोनों प्रॉब्लम्स हैं। वी विल मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव लेंस। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द रेमेडी ओवर देयर। नेक्स्ट स्टूडेंट, पावर ऑफ अ लेंस। लेंस की पावर P is equal to 1 over F, where F must be in meter so that P will be in diopters। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, लेकिन याद रखिएगा फोकल लेंथ को मीटर में होना चाहिए, तभी पावर डायोप्टर में होगी। आमतौर पे इस चैप्टर में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी होती है, तो आपने उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर आप पावर निकालेंगे तो डायोप्टर में होगी। तो डायोप्टर में हम इसका आंसर निकालते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? कि याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस एक स्फीयर को काट के बनता, तो स्फीयर का जो सेंटर होता है, द सेंटर ऑफ स्फीयर होम लेंस इज अ पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉमन सेंस की बात है कि ये फिर क्या होगा? ये उस स्फीयर का रेडियस होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमेशा याद रखिएगा ये डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ का यहां से रिलेशन आ गया रेडियस डिवाइडेड बाय 2। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। स्टूडेंट, ये कॉन्वेक्स लेंस मैंने ड्रॉ किया, ये रेज आई हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं,
तो प्रॉपर्टी क्या है, ये वहां जाके प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेंगी, तो ये जो डिस्टेंस आपके पास बनेगा फोकल लेंथ कहलाता है। स्टूडेंट आप गौर से देखिएगा, अगर मैं इस लेंस को थिक कर दूं तो याद रखिएगा जब लेंस थिक बनेगा तो वो ज्यादा कन्वर्जिंग होगा, वो ज्यादा कन्वर्ज करेगा रेस को, इसका मतलब फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आपको सेकंड डायग्राम में दिखाया गया है। तो यहां से एक बहुत खूबसूरत शॉर्टकट हम कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द लेंस। मोर थिकनेस, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी और लेस फोकल लेंथ होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि थिकनेस के साथ फोकल लेंथ का, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का क्या ताल्लुक होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। इसी के हवाले से मैं ये चाहूंगा कि कुछ पॉइंट्स में अभी आपको बता दूं, बाद में इंशाल्लाह हम रिवाइज भी करेंगे। सपोज करता हूं मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ मेरे पास एफ है। अब बच्चों अगर मैं इसको इस तरह से कट करूं तो आप देखिएगा मेरे पास थिकनेस क्या हो गई है, बोले थिकनेस क्या हो गई है, बिल्कुल सही, थिकनेस हाफ हो गई है। अगर थिकनेस हाफ हो गई है तो फोकल लेंथ 2f हो जाएगी। बहुत फेमस क्वेश्चन है। और अगर मैं इसको ऐसे कट करता, तो ऐसे अगर मैं कट करता तो थिकनेस पर तो कोई फर्क ना पड़ता, तब फोकल लेंथ वही रहती। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोगों ने याद रखना है। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आया दैट इज स्पेक्ट्रोमीटर, हम जहाँ पे बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, जल्दी से रिवाइज करते हैं। इसे स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। इसके पार्ट्स कॉलीमेटर होते हैं। कॉलीमेटर में हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है, एडजस्टेबल स्लिट होती है। व्हेन स्लिट इज जस्ट एट द फोकस ऑफ द लेंस, रेज बिकम पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज द रीजन वाई इसे कॉलीमेटर कहते हैं। और एक और बात भी याद रखिए कि कॉन्वेक्स लेंस भी कॉलीमेटर कहलाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं वो रेज को पैरेलल कर सकता। टर्न टेबल, इसमें टर्न टेबल होता है, जिसमें प्रिज्म है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, रिवॉल्व अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। स्केल जो होता है वो सर्कुलर होगा, ग्रेजुएटेड इन द हाफ डिग्रीज। और इसके अलावा वी हैव गॉट द टेलीस्कोप इन इट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमने रिवाइज किए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। स्पीड ऑफ फ्लाइट, माइकलसन जो था उसने मेजर की थी स्पीड ऑफ लाइट, जो आप सब जानते हैं 310 मीटर पर सेकंड होती है। इसके लिए इसने रिलेशन डिराइव किया, हम यहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे। 16 DF 8 फेस रोटेटिंग मिरर था, एक फिक्स्ड मिरर था हमारे पास। D क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर था। एंगल बिटवीन मेड बाय एनी साइड मिरर, तो वो टोटल चूंकि 2 पाई होता है तो 8 फेसेस हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाय 8, तो किसी भी एक का जो सेंटर के साथ वो π/4 बनेगा। स्टूडेंट अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में आप सब जानते हैं कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या? स्टूडेंट ये हमारे पास एयर है, सपोज करें हमारे पास एयर है और ये हमारे पास ग्लास है, गॉट द ग्लास ओवर हियर। नाउ स्टूडेंट अगर ऐसा हो कि ये रे जो है ये यहां से जाए, तो आप सब जानते हैं ये जो एंगल यहां पे बनता है नॉर्मल, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। रे जब भी डेंसर से लेस डेंसर में जाएगी, यानी दोबारा एयर में जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से अवे जाती है। तो ये एंगल रिफ्लेक्शन बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, जिससे मुराद ये कि अगर मैं इस एंगल को बढ़ाता जाऊं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ता जाएगा, बेंडिंग होती जाएगी। तो यकीनन कोई ऐसा एंगल होना चाहिए, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए जिसके लिए रे इतनी बेंड हो कि बाउंड्री के साथ पैरेलल हो जाए। स्टूडेंट ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि देखिए ना तो वो दूसरे मीडियम में गई, यानी ना तो रिफ्लेक्शन हुई ना वो वापस आई रिफ्लेक्शन, बल्कि इट बिकेम पैरेलल टू द बाउंड्री। तो इसका मतलब इसे क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास कितना हो गया, इट बिकेम 90 डिग्री। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर मैं एंगल इससे बढ़ा दूं, अगर एक्सीड कर दूं ग्रेटर देन, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, तो फिर क्या होगा, लाइट बेंड करेगी। कौन सा प्रोसेस होगा, रिफ्लेक्शन का। और रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं, तो ये रे हमेशा इसी के अंदर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है, और आप सब जानते हैं इसको हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में फॉर द डाटा कम्युनिकेशन। सो ये छोटा सा पॉइंट है। इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, a point comes when angle of refraction becomes 90 degree. At that moment, neither refraction nor reflection takes place. It's called critical angle. If we further increase angle of incidence, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ये सारी चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं स्टूडेंट। इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अलावा कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन का प्रोसेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपके सामने जो डायग्राम शो की है, ये बेसिकली एक ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में हमारे पास
कोर से जो हमारे पास कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है, और जब हम जैसे जैसे वापस जा रहे होते हैं, सॉरी बाउंड्रीज की तरफ जा रहे होते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता जाता है। इसका मतलब अगर यहां से लाइट एंटर होती है तो याद रखिएगा वो चूंकि डेंसर से लेस डेंसर में जाएगी तो वो बेंड होती जाएगी अवे, और एक वक्त ऐसा आएगा को बेंड होते होते वापस आ जाती है। तो इस तरह से इसको कॉन्टिन्यूस बेंडिंग का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट, दिस इज नोन एज कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूस बेंडिंग या कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन, यहाँ पे हमारे पास अंदर से अगर पेरिफेरी की तरफ जाएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। इस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन का नाम दिया जाता है। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन है? रे मस्ट बी इन डेंसर मीडियम, बिल्कुल आपने देखा ग्लास में होना चाहिए, और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होगी एट क्रिटिकल एंगल। क्या होगा एट क्रिटिकल एंगल? आप सब जानते हैं, मैंने भी आपसे शेयर किया कि हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। आइए हम स्नेल्स लॉ के हवाले से देखते हैं। स्नेल्स लॉ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो स्नेल्स लॉ होता है n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2, जिसमें ये तब होगा, फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे जब आपके पास रिफ्रैक्शन हो रही है। ये आपके पास सपोज करता हूं हमारे पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये हमारे पास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और एयर का आप जानते हैं 1 होता है, और सब जानते हैं कि यहां पर हमारे पास अगर एंगल ये जो बन रहा है, जो डेंसर में बन रहा है, वो अगर वो क्रिटिकल एंगल है, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करने जा रहे हैं। तो थीटा 2 जो कि हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो यहां बन रहा है, थीटा 2 ये इतना बन रहा है 90 डिग्री है, तो हमारे पास ये 90 डिग्री आ जाएगा। हम वैल्यूज प्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, n1 की जगह 1.5 साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर 1 आ गया, साइन ऑफ 90, साइन 91 होता है, 1.5 जाके डिवाइड हुआ। तो यहां से हम आसानी से क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं इसका ग्लास का, विच अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 41 डिग्री से 42 डिग्री के दरमियान आता है। स्टूडेंट, अब हम कुछ बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक्स प्लेस? ये वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन से केस है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकती है। देखिए, मूविंग फ्रॉम एयर टू वाटर ये नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए आप कहां से जा रहे हैं, लेस डेंसर से डेंसर, आप ये नहीं हो सकता। डेंसर से आपने लेस डेंसर में जाना होता है। तो मूविंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास ये भी मुमकिन नहीं है। मूविंग फ्रॉम ऑयल टू वाटर यस, क्योंकि ऑयल डेंसर है, इसका मतलब चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं बात कर रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला n इज इक्वल टू सी ओवर वी है, ये आपने देखा होगा। सी क्या? सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, और ये v क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम जहां पे जो रे गई होती है। याद रखिएगा डेंसर मीडियम में आप जाएंगे तो आपके पास स्पीड डिक्रीज करती है, तो ये रिलेशन वहां से आता है। और इसी रिलेशन को अगर मैं यहां पे प्लेस करूं तो हम ये आसानी से डिराइव कर सकते हैं। देखिए n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? c ओवर v। अब आप जानते हैं c इज इक्वल क्या होता है? f लेमडा, ये स्टार्ट वाली फोकल लेंथ लाइट की जब वो एयर में थी, शुरू वाली वेवलेंथ डिवाइडेड बाय, जब डेंसर मीडियम में आप जाएंगे तो आप सब ये बात जानते हैं, मीडियम चेंज हो तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। आपको राज सिखा चुका हूं चैप्टर नंबर 8 में, 9 में मैंने बार बार बोला। तो यहाँ पे वेवलेंथ जो होगी वो चेंज होगी, एफ से कट जाएगा। तो यही रिलेशन, बड़ा खूबसूरत रिलेशन आपके पास आ जाएगा। हमारे पास वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में वेवलेंथ डिक्रीज करती है। इसका मतलब लेमडा जो होगा, लेमडा प्राइम से ग्रेटर होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा। इसके अलावा अभी हमने ये फॉर्मूला भी डिराइव किया, ये फॉर्मूला भी अभी हम देख चुके हैं। रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ हमने 10th क्लास में देखा था। तो इनमें से किसी भी रिलेशन को लेकर वो आपसे कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इतने टाइप्स की होती है। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर सबसे पहले हमारे पास आती है। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, इसको या मोनोमोड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम सिंगल वेवलेंथ या मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज कर रहे होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे डिस्पर्शन का लॉस नहीं हो सकता। बहुत थिन इसकी कोर होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 माइक्रोमीटर। 14 टेलीविजन चैनल या 14,000 कॉल इसमें आप लेके जा सकते हो। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर सेकंड हमारे पास आती है। इसमें हमारे पास कंपैरेटिवली कोर 10 टाइम्स ज्यादा लार्जर होती है। व्हाइट लाइट यूज करते हैं। डिस्पर्शन का इफेक्ट, डिस्पर्शन के लॉसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि व्हाइट लाइट एक का डेटा जब इसमें जाएगा तो डिस्पर्स हो जाएगा। डेटा डिस्पर्शन के इफेक्ट से सबसे ज्यादा कहा जाए इफेक्ट होता। इसके बाद
लेकिन इन दोनों में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करते हैं। थर्ड बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन उसमें होती है, 50 से 1000 माइक्रोमीटर तक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिक्रीज करता है फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री, कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन होती है यहां पर, और ये हम लोग देख चुके हैं। ये किसको ओवरकम कर सकता है? इट ओवरकम्स द लॉसेस ड्यू टू द डिस्पर्शन। मेजर लॉसेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से, जिसको रिपीटर ठीक कर सकता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ज़ाहिर रे जब मुसलसल रिफ्लेक्ट हो रही होती है तो हर रिफ्लेक्शन के बाद कुछ एनर्जी का लॉस होता है। इसे रिपीटर जो कि इसको एनर्जाइज कर देता है। आजकल 100 किलोमीटर के बाद हम रिपीटर को यूज कर रहे होते हैं। स्कैटरिंग बाय द जॉइंट्स होता ही है कि इम्प्योरिटीज ऐड होती है। इम्प्योरिटीज की वजह से हमारे जितनी ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है, इम्प्योर जो मटेरियल यूज होता, तो कोर के अंदर भी इंप्योरिटीज होती हैं, तो जॉइंट्स में मैक्सिमम हमारे पास लॉसेज हो जाते हैं स्कैटरिंग की वजह से। ये कैसे ठीक कर सकते हैं? जब आप अच्छी ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे। डिस्पर्शन मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, डिस्पर्शन कहां पे होगी। ज़रा अगर मैं सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात कर रहा हूं, तो जब डिस्पर्शन होती है, लाइट अपने कलर्स में डिस्पर्स होती है, तो रंग बिखर जाते हैं, रंग कभी वापस नहीं मिलते। जबकि कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन में ये कलर्स दोबारा जरूर मिलते हैं, तो इसका मतलब हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन के थ्रू इसको ओवरकम कर सकते हैं। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कॉन्वेक्स लेंस मैंने आप लोगों को सिखा दिया हुआ है कि फोकल लेंथ का थिकनेस ऑफ लेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होता। तो याद रखिएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ एफ है, अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो क्या ऊपर वाला टुकड़ा उसके थिकनेस पर इफेक्ट हुआ? नहीं, थिकनेस सेम रही तो फोकल लेंथ भी सेम रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको वर्टिकली कट करूं तो मेरे पास जो फोकल लेंथ आएगी, वो थिकनेस जो आएगी वो हाफ हो जाएगी। थिकनेस हाफ तो फोकल लेंथ हमारे पास डबल हो जाएगी। ये पॉइंट मैंने आपको सिखा चुका हूं, अब मैंने रिवाइज किया इसको आगे। स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत दफा पेपर में आता है, इफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर देन इट्स फोकल लेंथ विल। अगर कॉन्वेक्स लेंस को आप इमर्स कर देते हैं वाटर में, तो फोकल लेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, रिमेन सेम। तो सारे बच्चे रिमेन सेम को ही सिलेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और वाटर जिस कंटेनर में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.3। स्टूडेंट जब आप इसको इसमें इमर्स कर देंगे, जब इसमें इमर्स हो जाएगा, तो अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रिलेटिव होगा। उसके लिए इसका टेक्निक क्या होती है? ऊपर आप लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे और नीचे उसका लिखेंगे जिसमें आपने इमर्स किया। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.3, तो जवाब जो आएगा वो लेस देन 1.5 होगा। तो याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूंकि डिक्रीज कर जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, इसका मतलब वो ज्यादा बेंडिंग नहीं करेगा, क्योंकि जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उतनी ज्यादा बेंडिंग होती है, फोकल लेंथ उतनी कम होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो फोकल लेंथ आपके पास इंक्रीज कर जाएगी, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर जाएगा। ये आपने एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ इनवर्स होते हैं। अब एक और क्वेश्चन, इफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज इमर्स इन अ लिक्विड which has same refractive index as that of the convex lens, then the focal length of lens become। अब मजे की बात थी कि अब आपने डिप किया एक ऐसे के अंदर के जिसकी फोकल लेंथ जो है, सॉरी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है जो कि कॉन्वेक्स लेंस का है, तो फिर अब क्या होगा? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या होगा? तो याद रखिएगा, आप ऊपर लेंस का लिखेंगे, नीचे उस लिक्विड का, चूंकि दोनों का सेम है, 1.5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। स्टूडेंट 1 किसका होता है? 1 होता है एयर का। और अगर इसका मतलब वो मीडियम इस वक्त एयर के तौर पे एक्ट कर रहा है, और एयर में लाइट बैंड नहीं करती, सीधी जाती जाती कहां जाके बैंड करेगी? हम नहीं कह सकते कहां पे, कह सकते हैं इन्फिनिटी पे। इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को पॉकेट करवाया। स्टूडेंट इसी तरह हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स व्हेन पासेस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ विल बी मिनिमम? फोकल लेंथ मिनिमम होगी। तो बताइए इनमें से कौन सा रंग है जो कॉन्वेक्स लेंस से जब गुजरेगा तो फोकल लेंथ? तो बच्चा कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस में से कलर गुजरे तो हर रंग की अपनी फोकल लेंथ क्यों होगी? भाई साफ सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस की अपनी एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ होती है। तो याद रखिएगा ऐसा नहीं है, हर रंग के हवाले से बेंडिंग एक जैसी नहीं होती। अब मैं आपको इसका पॉइंट सिखा रहा हूं, गौर से देखिएगा। तो बेटा याद रखिएगा, व्हेन लाइट एंटर्स इन लेंस यानी डेंसर मीडियम, तो स्पीड जो होती है, स्पीड वो डिक्रीज करती है। स्पीड डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम।
याद रखिएगा स्पीड किसके लिए मैक्सिमम होगी, सब तमाम रंगों के लिए स्पीड डिक्रीज करेगी, लेकिन किस कलर के लिए मैक्सिमम होगी, वो मैक्सिमम होगी जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा। इसका मतलब स्पीड किसके लिए मैक्सिमम है, रेड के लिए, और किसके लिए मिनिमम है, वायलेट के लिए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखवाया था, n इज इक्वल टू सी ओवर वी। तो n का स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो जिसमें स्पीड सबसे ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब मजे की बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा मैक्सिमम स्पीड वाले का, और किसकी स्पीड मैक्सिमम है, रेड की स्पीड मैक्सिमम है। इसका मतलब रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा, मिनिमम होगा तो फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी। तो फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम जानते हैं इनवर्स रिलेशन होता है। तो उसने कहा था कि हमारे पास मिनिमम किसकी होगी फोकल लेंथ, तो मिनिमम मैक्सिमम किसकी होगी बताइए, मैक्सिमम होगी रेड की। तो मिनिमम किसकी होगी, वायलेट की होगी, और वायलेट ना दिया होता फिर हम ब्लू को सिलेक्ट करते। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास स्लाइड थी। स्टूडेंट्स टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।